सन 1900 के बाद अंग्रेजों के खिलाफ बौद्धिक संघर्ष तेज हो गया और हमारे बुद्धिजीवियों ने बौद्धिक और वैज्ञानिक स्वतंत्रता हासिल करने के लिए जी जान लगाकर संघर्ष किया। In 1901, first सन 1901 में आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे ने बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स के नाम से पहले स्वदेशी उद्योग की स्थापना की और 1928 में डॉक्टर सीवी रमन ने एक महान खोज की। 1930 में विज्ञान जगत में नोबेल पुरस्कार पाने वाले वो पहले अश्वेत व्यक्ति थे। साइंस in 1930। इस एपिसोड में हम सन 1900 से 1947 तक हमारे देश के वैज्ञानिक परिदृश्य को एक नया आकार देने वाले महान व्यक्तियों, संस्थाओं और समाजों को देखेंगे। भारत में 1914 में साइंस कांग्रेस की स्थापना हुई। 1930 में सीवी रमन को भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला और यही समय पश्चिमी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के फलने फूलने का था, जिसकी वजह से भारतीय विश्व पटल पर एक ताकत बन रहे थे। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे और जेसी बोस जैसे वैज्ञानिकों ने न केवल स्वदेशी विज्ञान आंदोलन को एक नई धार दी, बल्कि हमारे देश के विकास के समग्र परिदृश्य पर काफी सकारात्मक प्रभाव डाला। स्वदेशी was a yearning for an identity. स्वदेशी का अर्थ था अपना एक अस्तित्व, जिससे हमारी अस्मिता जुड़ी हुई थी। धीरे धीरे स्वदेशी की भावना का विकास होने से हमारे अंदर स्वराज की भावना का उदय हुआ। स्वराज एक प्रकार की स्वतंत्रता है, जिसका महत्व स्वायत्त शासन से पहले आता है, और यही स्वराज धीरे धीरे विकसित होकर सुराज यानी सुशासन की मांग में परिवर्तित हुआ, यानी ऐसा शासन जो भारतीय ही अपने लोगों को दे सकते थे। डिमांड फॉर सुराज, गुड गवर्नेंस, which Indians could give to themselves. इसके अलावा और भी काफी कुछ देखिए स्वतंत्रता संग्राम और वैज्ञानिक समुदाय पर आधारित हमारी इस विशेष श्रृंखला में। इस समय ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी की हमारी राष्ट्रवादी कल्पना में स्वदेशी के विचार को मूर्त रूप दिया। 1907 में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर, 1916 में वाराणसी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और 1921 में शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय जैसे शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना भारत के इस पुनरुत्थान का एक हिस्सा थे। ये संस्थान शिक्षा के महान केंद्रों नालंदा और तक्षशिला के ज्ञान की विरासत को आगे बढ़ा रहे थे। ये नए संस्थान स्वदेशी संस्थानों की विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते थे, जो कि पश्चिमी विज्ञान और भारतीय ज्ञान प्रणालियों का एक मिला जुला उत्कृष्ट रूप था। यह महत्वपूर्ण रूप से युवा भारतीयों के लिए स्वतंत्र और निडर तरीके से सोचने और उपनिवेशवादियों से भारत की स्वतंत्रता हासिल करने की दिशा में काम करने वाले मंच थे। ब्रिटिश उपनिवेशवादियों को अपना शासन चलाने के परे देश में उच्च अध्ययन और वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ब्रिटिश सरकार में पदानुक्रम को लेकर भारतीयों के प्रति काफी पूर्वाग्रह था। भारतीयों को केवल अधीनस्थ पद दिए जाते थे, यहाँ तक कि जिन लोगों ने विदेशों में प्रतिष्ठित डिग्रियां हासिल की थी, उन्हें समान योग्यता और अनुभव होने के बावजूद उनके यूरोपीय समकक्षों की तुलना में कम वेतन पर रखा जाता था। भारतीय वैज्ञानिक इस भेदभाव का कड़ा विरोध करते रहे। लगातार धैर्य और दृढ़ता के साथ उन्होंने औपनिवेशिक सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। बंगाल के पहले प्रमुख भारतीय भौतिक विज्ञानी आचार्य जगदीश चंद्र बोस को इंग्लैंड से लौटने के बाद उनके अंग्रेजी सहयोगियों की तुलना में आधे वेतन पर प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में लेक्चरर की नौकरी मिली। उन्होंने 3 साल तक ये वेतन नहीं लिया। भेदभाव इतना ज्यादा था कि कॉलेज के अधिकारियों ने उन्हें शोध के लिए बुनियादी ढांचा भी उपलब्ध नहीं करवाया। वेतन में इस तरह के भेदभाव के खिलाफ आचार्य जेसी बोस का लगातार संघर्ष आखिरकार रंग लाया। अंग्रेजों ने उनकी मांगों को मान लिया और उन्हें 1903 में यूरोपियन पे स्केल के आधार पर वेतन मिला। Jagdish Chandra Basu said that nothing doing, I have established through modern scientific experiments. जगदीश चंद्र बोस ने कहा था कि निर्जीव चीजों में भी जान होती है, और उन्होंने इसका प्रमाण इस प्रयोग के साथ दिया था कि धातुओं में भी एक जीवन होता है। उसके बाद उन्होंने पेड़ पौधों की दुनिया की बात की ताकि इंसानों से उनकी एक रूपता स्थापित की जा सके, पौधे और अचेतन वस्तुओं के बीच संबंध स्थापित किया जा सके, और उन्होंने
इस विशिष्टता को अच्छी तरह से स्थापित भी किया। चेतना और जीवन सृष्टि के हर रूप में मौजूद है, जिसे हम चेतना चराचर जगत में कहते हैं। दैट इज व्हाट वी से, चेतना चराचर जगत में। जाने माने रसायनज्ञ, उद्योगपति और समाज सेवी आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे को भी उपनिवेशवादियों के हाथों भेदभाव का सामना करना पड़ा। 1888 में एडिनबर्ग विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान में पीएचडी करने के बाद इंग्लैंड से लौटने पर पीसी रे को लगभग 1 साल तक किसी पद पर नहीं लिया गया और बाद में उन्हें कलकत्ता में प्रेसिडेंसी कॉलेज के शिक्षण संकाय में केवल अस्थायी पद दिया गया था। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे एक अत्यंत प्रतिभाशाली वैज्ञानिक और एक सच्चे राष्ट्र निर्माता थे। उन्होंने न केवल भारत में आधुनिक विज्ञान की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि कई बड़े देशी उद्योगों की स्थापना में अपने ज्ञान का लाभ उठाया। उनका मानना था कि स्वतंत्रता देश के बौद्धिक और औद्योगिक संसाधनों के पूर्ण विकास के बिना संभव नहीं है। उन्होंने खुद को देशी उद्योगों की स्थापना और विकास के लिए समर्पित करना शुरू किया और भारत की पहली दवा कंपनी बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स की स्थापना की, जो आज भी चल रही है। बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स ने शुरुआत सल्फ्यूरिक एसिड के निर्माण के साथ की। ये लौह अयस्क और स्टील जैसे उद्योगों में उपयोग किया जाने वाला एक आवश्यक रसायन था। कंपनी ने कई कविराजों से परामर्श और व्यापक शोध के बाद आयुर्वेद पर आधारित पश्चिमी फार्मास्यूटिकल की तैयारियों के साथ साथ स्वदेशी दवाओं का निर्माण भी शुरू किया। आचार्य राय ने बंगाल पॉटरीज, बंगाल कैनिंग एंड कॉन्डिमेंट, बंगाल इनामल वर्क्स, बंगाल सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, बंगाल पेपर, बंगाल स्टीम नेविगेशन, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र कॉटन मिल्स और खादी प्रतिष्ठान जैसे कई अन्य उद्योगों को स्थापित करने में भी मदद की। आचार्य के इस तरह के उद्यमशील प्रयासों ने देश में बहुत से रोजगार भी प्रदान किए। उन्हें पहले आधुनिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित इंडियन स्कूल ऑफ केमिकल रिसर्च की स्थापना का श्रेय दिया जाता है और उन्हें भारत में रासायनिक विज्ञान के पितामह के रूप में जाना जाता है। आचार्य रे ने अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिकों, विशेष रूप से सल्फर यौगिकों पर कार्बनिक और अकार्बनिक नाइट्राइट पर ध्यान केंद्रित करते हुए काफी लाभदायक रासायनिक अनुसंधान किए। इसका एक खास उदाहरण उनके द्वारा अमोनियम नाइट्राइट पर किया गया काम है, जो 1907 में प्रकाशित हुआ था। उस समय के मौजूदा सिद्धांत के अनुसार अमोनियम नाइट्राइट गर्मी बढ़ाने से आसानी से नाइट्रोजन गैस और पानी में बदल जाता है और इस प्रकार इसका अलगाव असंभव माना गया। आचार्य रे ने अमोनियम नाइट्राइट को शुद्ध रूप से अलग करके और बिना अपघटन के 60 डिग्री सेल्सियस में एक वैक्यूम में इसका वाष्प घनत्व का निर्धारण करके इस सिद्धांत को गलत साबित कर दिया। आगे चलकर आचार्य रे मास्टर ऑफ नाइट्राइट्स के रूप में प्रसिद्ध हुए। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे was a true आचार्य। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे एक सच्चे आचार्य, एक महान सेवक, एक गहरी सामाजिक प्रतिबद्धता वाले शिक्षक थे। वे कोई साधारण शिक्षक नहीं थे। वे एक शिक्षक के साथ साथ उत्कृष्ट शोधकर्ता भी थे और उनका पूरा जीवन उन लोगों के लिए समर्पित था जो राष्ट्र की सेवा करना चाहते थे। इस प्रकार परोपकार उनके मन में बसा था और ये महज पैसे दान करने की बात नहीं है। वो न केवल अपनी तनख्वाह का एक बड़ा भाग भी दान कर देते थे, बल्कि उनका तो पूरा जीवन अपने ही लोगों के उत्थान के लिए समर्पित था। उन्होंने कठिनाइयों में रहकर अपने देशवासियों की सेवा की। उन्होंने न केवल अकादमिक विभागों की स्थापना की, बल्कि पूरे देश के औद्योगिकरण में भी मदद की। उन्होंने बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स की स्थापना भी की। He not only established a great department academically, but also helped industrialize the country. He established the Bengal Chemical and Pharmaceuticals.
विडंबना ये है कि आचार्य रे को यूरोप के बाहर पहली बार केमिकल लैंडमार्क प्लैक के साथ उनके जीवन में किए गए काम के लिए ब्रिटिश रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री द्वारा सम्मानित किया जाएगा। 1924 में रे और उनके छात्र ज्ञान चंद्र घोष और ज्ञानेंद्र नाथ मुखर्जी ने इंडियन केमिकल सोसाइटी की स्थापना की और इंडियन केमिकल सोसाइटी के जर्नल की शुरुआत की। आचार्य रे के क्रांतिकारी स्वभाव के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। उन्होंने क्रांतिकारियों को आश्रय और अन्य सहायता प्रदान की थी और कहा तो ये भी जाता है कि उन्होंने विस्फोटकों के बारे में उनसे विचार और जानकारी भी साझा की। इससे पहले 1907 में टाटा ने मैसूर के महाराजा के सहयोग से बैंगलोर में भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना में योगदान दिया था। महाराजा ने बैंगलोर में संस्थान की स्थापना के लिए 375 एकड़ भूमि दान में दी थी। This was something like a new dawn, something like a new beginning. यह एक नई सुबह, एक नई शुरुआत की तरह है और इसके बाद सदी के अंत तक कई वैज्ञानिक सामने आए। हम जगदीश चंद्र बोस, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे और कई अन्य महान नामों से परिचित हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1920 से 30 के दशक के दौरान इनके कई छात्रों ने अपनी अपनी पसंद की संस्थाओं की स्थापना की। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में 1914 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसके बाद 1917 में जेसी बोस ने बोस संस्थान की स्थापना की। हमारे यहाँ विज्ञान कांग्रेस से पहले भी जमशेदजी टाटा और उनके प्रयासों से बैंगलोर में भारतीय विज्ञान संस्थान स्थापित किया गया था। ये संस्थान बढ़ते हुए व्यवसायीकरण का आधार बने। Science Congress, Indian Institute of Science in Bangalore, established by the efforts of Jamshedji Tata and Dorabji Tata. So these were the institutions which provided the basis for growing professionalization. प्रमथनाथ बोस एक अग्रणी भारतीय भूविज्ञानी और जीवाश्म विज्ञानी थे। वे 1880 में एक ग्रेडेड ऑफिसर के रूप में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में शामिल हुए थे। लेकिन जब उनसे 10 वर्ष जूनियर एक अंग्रेज व्यक्ति टी हॉलैंड को भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का निदेशक बनाया गया तो उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला किया। कहा जाता है कि प्रमथ बोस ने जमशेदपुर में टाटा स्टील के लिए स्थान निर्धारण करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इस क्षेत्र में उपलब्ध समृद्ध लौह अयस्क भंडार के बारे में जमशेदजी टाटा को लिखा था। कहा जाता है कि उन्होंने भारत की पहली साबुन फैक्ट्री स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अंग्रेजों ने भारत में अपने शासन को मजबूत करने के लिए पश्चिमी विज्ञान का इस्तेमाल किया और भारतीयों को इसमें केवल सीमित पहुंच की अनुमति दी। वे बौद्धिक रूप से भारतीयों को दबाते रहे और सभी आधिकारिक नीतियों में उनके साथ भेदभाव किया। इसका असर यह हुआ कि इससे स्वदेशी भावना को मजबूती मिली और स्वतंत्रता संग्राम की नींव मजबूत हुई। 20वीं शताब्दी की शुरुआत ने पुनर्जागरण को औपनिवेशिक शासन से मुक्ति के तौर पर देखा और यह स्वदेशी आंदोलन के रूप में सामने आया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने देश के औद्योगिकरण के संदर्भ में शिक्षा और अनुसंधान के मंदिरों की स्थापना की जरूरत को भी गति प्रदान की, जिसकी वजह से कई भारतीय बुद्धिजीवियों, वैज्ञानिकों, समाज सुधारकों ने 1900 से 1947 के बीच देश में वैज्ञानिक और अनुसंधान आधारित शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना के लिए काम किया। पूर्ण स्वराज यानी पूरी आजादी की बढ़ती मांग के साथ हमारे नेताओं और विचारकों ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अर्थशास्त्र सहित राष्ट्र के भविष्य के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार करना शुरू कर दिया। इसका मकसद भारतीयों के लिए विज्ञान सीखने और अनुसंधान से जुड़ी सुविधाओं का निर्माण करना था, जो कि अंग्रेजों के प्रभाव और प्रभुत्व से मुक्त हो। इसीलिए नए वैज्ञानिक समाज, विश्वविद्यालय और संस्थान स्थापित किए गए। भारत में पश्चिमी विज्ञान का व्यवसायीकरण कई अलग अलग शहरों और कस्बों में हो रहा था। भारत ने इस क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण योगदान देखे। 1930 में भौतिकी के लिए सीवी रमन को प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने के साथ ही विश्व मंच पर भारतीय वैज्ञानिकों का उदय हुआ। वह इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को जीतने वाले पहले एशियाई और अश्वेत व्यक्ति थे। So today, people recognize the golden age of science in India as first three decades of 20th century.
इसलिए लोग आज भारत में विज्ञान के स्वर्णिम काल को 20वीं सदी के पहले 3 दशकों के रूप में याद करते हैं। 1901 में आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे द्वारा विज्ञान और वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से पहला स्वदेशी उद्योग बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स की स्थापना की गई। फिर उन्होंने भारत की वैज्ञानिक विरासत को स्थापित करने का बीड़ा उठाया और उन्होंने 1902 में हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री को प्रकाशित किया। 1907 में टाटा ने स्वदेशी इस्पात उद्योग की स्थापना की। 1917 में जगदीश चंद्र बोस ने विज्ञान मंदिर की स्थापना की और उससे एक साल पहले पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। 1924 में सत्येंद्र नाथ बोस ने क्वांटम भौतिकी के क्षेत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर प्रस्तुत किया जिसने क्वांटम भौतिकी के क्षेत्र को उन्नत किया। इसे बोस आइंस्टाइन इक्वेशन के रूप में जाना जाता है। 1928 में डॉक्टर सीवी रमन ने अपनी महान खोज की और उन्हें इस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। वह 1930 में विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति थे। And he received a Nobel Prize for that discovery. He was the first non-white person to receive Nobel Prize in the domain of science in 1930. 1904 में The Association for the Advancement of Scientific and Industrial Education of Indians का गठन किया गया था। इसका प्राथमिक उद्देश्य भारतीय छात्रों को विज्ञान आधारित उद्योगों का अध्ययन करने के लिए यूरोप, अमेरिका और जापान की यात्रा करने में सक्षम बनाने के लिए पैसा जुटाना था। गणित में विषय को संस्थागत और पेशेवर बनाने के लिए पहला कदम आशुतोष मुखर्जी ने उठाया। वह 1904 में कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे और 1906 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के पहले भारतीय कुलपति बने। 1908 में उन्होंने कलकत्ता मैथमेटिकल सोसाइटी की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसके पहले अध्यक्ष भी बने। इस सोसाइटी ने 1909 में कलकत्ता मैथमेटिकल सोसाइटी के जर्नल का शुभारंभ किया। तारकनाथ पलित ने 1906 में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक सोसाइटी की स्थापना की और बाद में बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट की स्थापना में भूमिका निभाई। 1910 में यह जादवपुर विश्वविद्यालय बन गया। 1914 में कलकत्ता कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना में तारकनाथ पलित और रास बिहारी घोष के दान का भी महत्वपूर्ण योगदान था। 1914 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन की स्थापना भी भारत में आधुनिक पश्चिमी विज्ञान के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। 1914 में इस एसोसिएशन के 79 सदस्य थे और 1950 तक ये संख्या 2200 तक पहुंच गई। 1917 में आचार्य जगदीश चंद्र बोस द्वारा बसु विज्ञान मंदिर की स्थापना की गई। उसी साल इस संस्थान ने ट्रांजैक्शंस ऑफ द बोस रिसर्च इंस्टीट्यूट नाम से अपनी पत्रिका शुरू की। इस दौरान कई अन्य संस्थान भी स्थापित किए गए। उदाहरण के लिए 1935-36 में शीलाधर इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंसेस, 1940 के दशक में बीरबल साहनी पुरा विज्ञान संस्थान और प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने 1936 में इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना की। इस तरह की पहल ने भारत में वैज्ञानिक गतिविधियों को और गति दी। 1910 से 1930 के दशक तक आधुनिक पश्चिमी विज्ञान भारत में नई ऊंचाइयों पर पहुंचा। 1924 में सत्येंद्र नाथ बोस ने एल्बर्ट आइंस्टाइन की मदद से अपने 2 शोध पत्र जर्मन भाषा में फिजिक्स जर्नल में प्रकाशित किए, जिसकी वजह से बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट का पूर्वानुमान लगाया गया था और इससे क्वांटम भौतिकी को बहुत मदद मिली। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट पदार्थ की एक अवस्था है जो आमतौर पर तब बनती है जब कम घनत्व वाले बोसॉन की गैस को शून्य के बहुत करीब तापमान पर ठंडा किया जाता है। 1930 के दशक तक विशेषज्ञ समूहों और भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित, जैविक विज्ञान तथा खगोल विज्ञान के क्षेत्र में स्कूलों और संस्थानों का गठन किया गया। तो इसमें असामान्य और सोचने विचारने की बात क्या है? इसलिए मैं फिर से एक बात पर जोर दे रहा हूं कि भारत उस समय एक साम्राज्यवादी शक्ति के अधीन था। अंग्रेजों ने भारत और इसकी समृद्ध ऐतिहासिक विरासत यानी विज्ञान, गणित, वास्तुकला, चिकित्सा और भाषाओं का दमन जारी रखा, जिसका मकसद साफ था, यहां के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जाए और भारत को ब्रिटिश सामानों के बाजार में बदला जाए।
ऐतिहासिक नजरिए से देखा जाए तो यह दौर यूरोपियों और अमेरिका जैसी अन्य शक्तियों की बर्बरता का दौर भी था, जिसमें रंग, जातीयता और धर्म के आधार पर मानवीय भेदभाव जायज था। इसी माहौल में हमारे वैज्ञानिक दिग्गजों ने भारत को वैश्विक वैज्ञानिक मानचित्र पर लाकर खड़ा किया। उनमें एक नाम ऐसा भी है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। सीवी रमन द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन पर किए गए अनुसंधान पर 1930 में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। सीवी रमन और एमएन साहा इंडियन स्कूल ऑफ फिजिक्स के मुख्य वास्तुकार थे। इसी प्रकार के.एस. कृष्णन द्वारा धातुओं के विद्युत प्रतिरोध पर असाधारण सैद्धांतिक कार्य किया गया। आइंस्टीन के साथ एस.एन. बोस के सहयोग से मौलिक कणों के अध्ययन को अब बोस आइंस्टाइन सांख्यिकी के रूप में जाना जाता है। भूविज्ञान के क्षेत्र में डी.एन. वाडिया का अनुसंधान, बीरबल साहनी का महत्वपूर्ण अनुसंधान और पूरा वनस्पति विज्ञान में कई खोजें, सांख्यिकी में पी.सी. महालनोबिस का योगदान और रसायन विज्ञान में एस.एस. भटनागर का योगदान। हमारी वैज्ञानिक यात्रा में ये तो महज कुछ ही नाम है जिनकी वजह से भारत में आधुनिक पश्चिमी विज्ञान का एक नया युग शुरू हुआ और देश में कई वैज्ञानिक संस्थानों की स्थापना हुई। इस अवधि के दौरान कई भारतीयों ने अपने देशवासियों को सशक्त बनाने के लिए खुद के शैक्षणिक संस्थान शुरू करने की जरूरत महसूस की। उनकी कड़ी मेहनत से आखिरकार उच्च शिक्षा देने वाले संस्थानों और विश्वविद्यालयों के एक नेटवर्क की शुरुआत हुई। इनमें 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित विश्व भारती शांति निकेतन शामिल थे। ये दोनों संस्थान भारतीय लोकाचार और वैज्ञानिक रुचि से मजबूती से जुड़े थे। पंडित मदन मोहन मालवीय का नजरिया नालंदा जैसे प्राचीन शिक्षा केंद्रों और अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों से पश्चिम के आधुनिक विश्वविद्यालयों की सर्वोत्तम परंपरा के साथ भारतीय शिक्षा का बेहतर तालमेल बैठाना था। इसी तरह 1918 में हैदराबाद के निजाम ने हैदराबाद में उस्मानिया विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। सन 1900 के बाद की अवधि में शैक्षणिक संस्थानों के उदय के साथ साथ भारत और विश्व में महिला वैज्ञानिकों का उदय हुआ। वैश्विक वैज्ञानिक अनुसंधान में योगदान देने वाली कुछ महत्वपूर्ण महिला वैज्ञानिकों में शामिल थी डॉक्टर E.K. जानकी अम्मल। वे एक प्रसिद्ध वनस्पति शास्त्री और प्लांट साइटोलॉजिस्ट थी। वे प्रेसिडेंसी कॉलेज और मिशिगन विश्वविद्यालय में अध्ययन करके भारत लौटी थी। प्रोफेसर अम्मल ने आनुवांशिकी, विकास, पादप भूगोल और मानव जाति वनस्पति विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वो भारतीय विज्ञान अकादमी की सहयोगी संस्थापक भी थीं। प्रोफेसर आसिमा चैटर्जी कलकत्ता विश्वविद्यालय के राजा बाजार साइंस कॉलेज से 1944 में कार्बनिक रसायन विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने वाली पहली महिला थी। बाद में वह भारतीय विज्ञान कांग्रेस की पहली जनरल प्रेसिडेंट बनी। इरावती कर्वे ने 1930 में जर्मनी के बर्लिन से सामाजिक मानव विज्ञान के क्षेत्र में पीएचडी हासिल की। उन्होंने 1947 में राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस के मानव विज्ञान विभाग की अध्यक्षता की। उन्हें भारत की पहली महिला मानव विज्ञानी होने का गौरव प्राप्त है। बायोकेमिस्ट कमला सोहोनी ने 1939 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की डिग्री हासिल की। वो मुंबई के इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से रिटायर होने वाली पहली महिला निदेशक थी। ये महज कुछ महिला शिक्षाविदों और वैज्ञानिकों के नाम हैं जिन्होंने हमारे देश के वैज्ञानिक और तकनीकी नींव को मजबूत करने के लिए अपने पुरुष सहयोगियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। और ये नाम वास्तव में महिला सशक्तिकरण के प्रतीक थे। भारतीय वैज्ञानिक समुदाय ने देश में स्वदेशी विज्ञान आंदोलनों के सपनों को साकार करने की दिशा में बहुत बड़ा योगदान दिया था। इसका मकसद एक ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना था जो भारतीयों को नए ज्ञान की खोज करने में सहयोग और बढ़ावा दे सके और 1900 से 1947 के अशांत समय का सदुपयोग कर सके। इस काल ने हमारे स्वदेशी विज्ञान और अनुसंधान की नींव को और मजबूत होते हुए देखा। इसने न केवल राष्ट्र निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि नए उभरते हुए विज्ञान और वैज्ञानिक प्रतिष्ठान एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर भारत के बड़े लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में काम कर सके।